हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सर जी ऑनलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई काफ़ी सारे चैप्टर्स हम अपने कवर कर चुके हैं मैथ्स में, और अभी फ़िलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आज होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास, क्योंकि जितने भी टाइप वाइज इस चैप्टर से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही मैंने आपको कवर करा दिए हैं। और एग्जाम में इस चैप्टर से मोस्टली एक या दो क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। वैसे तो एक ही क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के एग्जाम में इस चैप्टर से आता है, अगर रिसेंटली एग्जाम की मैं बात करूं। तो काफ़ी सारे चैप्टर्स भाई हम कवर कर चुके हैं अपने। एवरेज, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, काफ़ी सारे चैप्टर्स हो गए हैं। तो इनका रिवीजन भी आप टाइम टू टाइम करते रहिए, क्योंकि ये ना हो कि हम आगे जो है अपना पढ़ते रहें और पीछे का जो है आप भूल जाओ। तो इसका सबसे बेटर सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप अपना प्रैक्टिस जो है, रिवीजन, वो टाइम से प्रॉपरली करते रहिए। इसके लिए कोई भी आप अपनी एक बुक ले लीजिए मैथ्स की, जहाँ पर आपके ये सारे चैप्टर्स जो हैं दिए गए हों आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, यानी जो आपके एग्जाम का लेवल है उससे थोड़ा सा अपर लेवल के क्वेश्चंस जिस बुक में हो वहाँ से आप जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और साथ ही अपने जो नोट्स हैं वो आप प्रॉपरली प्रिपेयर करके रखिए, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है तो वहाँ पर आपके जो नोट्स हैं वही काम आते हैं। और जितने अच्छे, जितने प्रॉपर तरीके से आपने नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, वही उतने ही आप जो है बेटर तरीके से अपने एग्जाम टाइम में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। आज होगी हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की लास्ट क्लास, और आज होगा आपका टेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। टाइप वाइज जो है मोस्टली ये क्लास हमारी खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक या दो टाइप इसका बचा है, वो भी आज जो है हम कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। तो देखते हैं भाई आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से एक साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज छमाही यानी हाफ ईयरली आधार पर जोड़ा जाता है। तो ये जो टाइप है, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने ब्याज चैप्टर शुरू किया था तो तभी मैंने आपको बता दिया था कि भाई अगर आपका ब्याज जो है तिमाही या फिर छमाही के रूप में, यानी हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली आपका जो है ब्याज लग रहा है, तो किस तरीके से आपको वो सॉल्व करना है। यानी ये मेथड जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी, जब हमने सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर समझा था, शुरुआत की थी, समझा था कि भाई ब्याज क्या होता है, किसको ब्याज कहा जाता है, तो वहां मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ भी बता दी थी कि जब आप आगे चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो चैप्टर है वो दोनों ही एक तरीके से जुड़े हुए हैं, एक दोनों से एक दूसरे से जो है कनेक्टेड हैं। तो शुरुआत में ही ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी, बट फिर भी एक बार और हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो छमाही का बेसिकली मतलब होता है हाफ ईयरली, यानी जब आप ब्याज को एक साल में ना दे के 6-6 महीने के रूप में, यानी हर 6 महीने में दे रहे हैं, ठीक है। तो यानी अब जैसे एक साल का ब्याज है, ठीक है, एक साल का टाइमिंग था, तो अब वो दो में कन्वर्ट हो गया है। दो में कैसे भाई, पहले 6 महीने में हमने दिया, फिर दूसरे 6 महीने में हमने दिया, तो कितना हो गया हमारा टाइम, अब 2 हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम पर 6 मंथ जो है अपना ब्याज दे रहे हैं। तो इसी के लिए जब टाइम की बात होती है, जो भी आपका टाइम दिया गया होता है उसमें हम कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई। यानी चाहे आपका 5 साल की बात हो रही है तो भी हम उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 साल की, 1 साल की, 2 साल की, जो भी टाइमिंग दी गई है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी, क्योंकि यहाँ पर जो एक साल है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। दो हिस्सों में कैसे कि 6-6 महीने में वो बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे ही तिमाही में होता है, तिमाही मतलब क्वार्टरली। क्वार्टरली में क्या होता है कि हर 3 महीने में आपको ब्याज देना होता है। जैसे मान लीजिए कि भाई एक साल है, 1 ईयर है पूरा कंप्लीट, 1 ईयर है, तो ये 1 ईयर कैसे डिवाइड हो जाएगा, पहले 3 महीने के बाद आप ब्याज देंगे, फिर 3 महीने के बाद आप ब्याज देंगे, फिर 3 महीने के बाद आप ब्याज देंगे, और फिर 3 महीने के बाद आप ब्याज देंगे। तो कितना हुआ, 3 और 3 6, और 3 9 और 3 12। तो यानी जो आपका एक साल है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया, वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो जब क्वार्टरली की बात होती है तो हम टाइम को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे एक साल का टाइम दिया गया है आपको, तो आप उसकी क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि अब वो जो एक साल है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी जब हमने इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा था, यानी शुरुआत की थी कि बेसिकली ब्याज क्या होता है, किस चीज को ब्याज कहा जाता है। तो जिन बच्चों ने भी अभी वो सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लास और कंपाउंड इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं वो नहीं देखी हैं, तो प्लीज आप उनको जरूर देखिए, ताकि आपकी ये जो चीजें हैं वो काफी और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएं। चलिए, तो ऐसे ही जब रेट होता है, दर होती है, तो रेट को करते हैं हम 4 से डिवाइड क्वार्टरली में। और अगर यही यहाँ पर हमारा जो है हाफ ईयरली की बात आती है तो रेट को हम करते हैं 2 से डिवाइड।
तो अब आपको समझ आ गया होगा, ये चीज़ ऑलरेडी आपको बताई जा चुकी है, बट फिर भी एक बार और मैंने रिपीट कर दी है कि अगर क्वार्टरली की बात होती है तो टाइम की करते हैं हम 4 से मल्टीप्लाई और रेट को करते हैं 4 से डिवाइड, और अगर हाफ ईयरली की बात होती है तो टाइम की करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई और रेट को करते हैं हम 2 से डिवाइड। ठीक है, तो अब ये जो चीज है ये अब आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। अब इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हैं, ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट में इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कीजिए या मत कीजिए। ऐसा ही अभी एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे तो वहां पर आपको जो है ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ब्याज का, ये जो समय और दर में जो है परिवर्तन होता है हाफ ईयरली और क्वार्टरली के बेस पे, तो वो सिर्फ कब होता है, वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पर। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल है वो हर बार बदल जाता है। जैसे मान लीजिए भाई 1 साल है, 1 साल को अगर मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो पहले 3 महीने के लिए मेरा जो कंपाउंड प्रिंसिपल है वो कुछ और रहेगा, अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल कुछ और रहेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मतलब ही है भाई ब्याज पर ब्याज लगना, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल हर बार चेंज होता है। और सिंपल इंटरेस्ट में इस वाले चीज का, इस वाले मेथड का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में आपका जो प्रिंसिपल रहता है वो चेंज, यानी आपका मूलधन जो होता है वो चेंज नहीं होता। तो इन दोनों चीजों को ही अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो दोनों ही चीजों को मैं आपको एग्जाम्पल से, यानी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उससे मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे इसका इफेक्ट पड़ता है और सिंपल इंटरेस्ट में क्यों नहीं पड़ता। तो चलिए पहला क्वेश्चन अपना हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें बताना है। ब्याज कैसे लग रहा है? ब्याज लग रहा है छमाही। तो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपका ब्याज छमाही यानी हाफ ईयरली लग रहा है तो टाइम का क्या होता है? टाइम की होती है 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ समय दिया गया है 1 साल, तो इस 1 साल की हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये 2 साल नहीं हो गया है, सिर्फ 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया है 1 साल। ठीक है, यानी 1 साल में जो हम ब्याज दे रहे थे अब हम उस ब्याज को 2 बार में करके देंगे 6-6 महीने में। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है? रेट, रेट हमारा 10% है तो रेट होता है हमारा 2 से डिवाइड, तो रेट क्या हो गया आपका 5%। अब हमें इसका निकालना है क्या? ब्याज निकालना है, साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो भाई देखो अब चक्रवृद्धि ब्याज हम, मैंने आपको 3 मेथड से निकालना बताया था। फॉर्मूला हम अब यूज नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला मैंने आपको मना किया था कि फॉर्मूला बेस्ड मेथड आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहां वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड कर देता है या कैलकुलेशन वाली बना देता है। तो अब हमें निकालना है 10% की वार्षिक दर पर। अब 10% तो हमारी जो है 5% में कन्वर्ट हो गई है। तो अब सबसे पहले हम 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, परसेंटेज चैप्टर में ये भी आपको समझाया जा चुका है ऑलरेडी। तो अब 20, अब मैंने आपको कैसे समझाया था कि ऐसे मान के चलिए कि प्रिंसिपल, अब ये जो 20% है ये क्या है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये होती है ओरिजिनल वैल्यू और ऊपर वाला होता है चेंज। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो ओरिजिनल वैल्यू का मतलब है प्रिंसिपल था आपका 20 और 1 रुपए लग गया ब्याज, तो यानी 20 से बढ़कर कितना हो गया? 21। तो प्रिंसिपल है आपका 20 और अमाउंट कितना है आपका? 21 है। ठीक है, अब आगे क्या कहा? ये तो हो गई पहले साल की बात, यानी पहले 6 महीने की बात। ठीक है, अब ये चीजें आपकी हर 6 महीने में हो रही है, 2 बार हुई है, तो पहले 6 महीने में ये रहेगा और दूसरे 6 महीने भी यही रहा। क्यों? क्योंकि परसेंटेज तो सेम ही है, 5% ही लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? इनकी कर लेते हैं मल्टी। तो ये कितना आया? 400, और ये आता है आपका 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, स्क्वायर एंड क्यूब ऑलरेडी आपको याद करने के लिए मैंने बोला हुआ है। अब आगे क्या कह रहा है वो कि इस आधार पर 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करना है। अब ये तो है हमारा प्रिंसिपल और ये है हमारा अमाउंट। तो आप एक बात बताइए कि जब आपको प्रिंसिपल भी पता है, अमाउंट भी पता है, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल, दोनों में से कोई सा भी हो, इंटरेस्ट क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन और अमाउंट यानी मिश्रधन। ठीक है, दोनों को हम जब माइनस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? इंटरेस्ट। तो हमारा सीआई इसमें कितना है? 41। अब हमें वैल्यू दी किसकी गई है? हमें वैल्यू दी गई है 8,000, यानी हमें दिया गया है प्रिंसिपल। तो 8,000, तो 400 की वैल्यू क्या है? 400 वैल्यू थी जो हमने मानी है परसेंटेज के तौर पर जब हमने सॉल्व की। अब इस 400 की एक फिक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? वो है आपकी 8,000। ठीक है, तो जब 400 की वैल्यू 8,000 है तो फिर
41 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप 1 की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 8000 अपॉन 400। तो यहाँ से हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 41 की चाहिए। पहले इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। तो जब एक की वैल्यू 20 है तो 41 की वैल्यू कितनी होगी, 41 की वैल्यू होगी आपकी 2 1 ज़ा 2 और 4 2 ज़ा 8, तो 820 रुपए। यानी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 820 रुपए। अब ये एक मेथड है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। अब आप इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करेंगे जो कि मैंने आपको बताया था। एक छोटा सा हिंट उसका मैं आपको दे देती हूँ, जिसमें हमने इस तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आप इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे, पहले वाले से मैंने आपको कराया है, दूसरा मेथड से आप खुद इसको ट्राई करेंगे, ताकि आपको वो वाला मेथड भी काफी अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो वही है, ऑलराउंडर मेथड है। कुछ भी दे दिया जाए उसी मेथड से आप जो है निकाल सकते हैं। ये मेथड भी यूज हो सकता है, बस ये क्या है कभी कभी कैलकुलेटिव बना देता है। अगर छोटी वैल्यूज दी गई हैं तो इससे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी सिंपल एंड ईजी है। ठीक है, तो आंसर हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आपको जो हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली वाली चीजें थी वो भी क्लियर हो गई होंगी। अगर यही क्वेश्चन सेम एज इट इज जो है आपको अगर क्वार्टरली में पूछ लेता तो सिर्फ इतना सा चेंज होता कि टाइम में हम करते 4 की मल्टीप्लाई और रेट को करते हम 4 से डिवाइड। ठीक है, और यहाँ पर अब ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि जैसे 10% दिया गया है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, फिर वहां पर आपको वैल्यूज भी उसी तरीके से दी जाती हैं ताकि आप इजिली उसको डिवाइड कर सकें। ना भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, परसेंटेज को आप कन्वर्ट कर लीजिए पॉइंट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6,000 रुपए पर 8% वार्षिक दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज तिमाही क्वार्टरली आधार पर लगाया जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे वो क्वार्टरली बोले, हाफ ईयरली बोले, ईयरली बोले, कुछ भी बोले, आपका जो है इफेक्ट नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना, अब इस चीज को देखो। अब इस चीज को मैं आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगी। पहला मेथड हमारा ईयरली वाला होगा। ठीक है, मैंने माना कि जो है ये तिमाही ना लग के ये पूरा 1 साल के लिए लग रहा है। ठीक है, तो टाइम मेरा होगा 3 ईयर, रेट है मेरा 8%, और जो है हमारा क्या है फिर उसके बाद प्रिंसिपल दिया हुआ है। अब सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल फॉर्मूला होता है भाई, ऐसा इक्वल होता है P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है बेसिक सा। तो प्रिंसिपल आपको कितना दिया गया है, 6000, रेट दिया गया है 8% और टाइम दिया गया है 3 इयर्स। डिवाइड हम करेंगे इसको, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो होंगी कैंसिल, और ये होगा 60 मल्टी 8 3 ज़ा 24, तो ये होगा 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12 और 2 14। ये निकल गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। ना तो मैंने इसमें जो है रेट में किसी तरीके का कोई चेंज किया है, ना टाइम में कोई चेंज किया है। फर्क क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि जो आपका प्रिंसिपल रहता है वो हमेशा सेम रहता है। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं इस रेट को जो है टाइम को जो है 3 की जगह यहाँ पर मैं 12 कर लेती 4 से मल्टीप्लाई करके, और रेट को मैं 4 से डिवाइड कर लेती, प्रिंसिपल तो सेम ही रहता। चाहे मैं हर 3 महीने बाद ब्याज लूँ, चाहे मैं 1 साल बाद ब्याज लूँ, जब मेरा हर बार ब्याज सेम ही मिलना है। ऐसे समझो जैसे मान लो मुझे 1 साल में ब्याज मिल रहा था 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए ब्याज मिल रहा था। तो अब यही ब्याज मुझे, अगर इसी ब्याज को मुझे, एक तो ये है कि पूरा 1 साल बाद मुझे 100 रुपए लाके दे दिए कि भाई 1 साल का ब्याज हो गया। अब इसी ब्याज को उसने 4 हिस्सों में डिवाइड करके दिया। कैसे दिया कि भाई पहले 25 रुपए दिए, फिर 25 रुपए दिए, फिर 25 दिए, 25 दिए। उससे कुछ फर्क पड़ा? क्यों? क्योंकि जब प्रिंसिपल में ही कोई चेंज नहीं हो रहा तो फिर फर्क क्या पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं आपका उस तरीके से करके देखूं कि भाई जो है हमारा तिमाही में क्या होता है, टाइम की 4 से मल्टीप्लाई हो जाती है, और रेट में क्या होता है 4 से डिवाइड हो जाता है। तो जब आप 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टाइम कितना हो जाएगा 12, और रेट कितना हो जाएगा, रेट दिया गया है आपको 8%। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। भाई प्रिंसिपल हमारा एसआई क्या होता है, एसआई का वही फॉर्मूला है कि P मल्टी R मल्टी T अपॉन 100। फॉर्मूला तो यही है सेम। अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल तो सेम है 8000 ही है। ठीक है, मल्टी रेट हो गया मेरा 2 और टाइम हो गया अब मेरा 12 अपॉन 100। 2 जीरो से हुई 2 जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 80 मल्टी 12 2 ज़ा 24। तो अब आप एक बात बताओ, सॉरी 800 नहीं है 600, सॉरी 6000। ठीक है,
तो यहाँ पर प्रिंसिपल 6000 था और यहाँ पर भी हमारा 6000 है। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर भी अब मेरा यही बन गया और यहाँ पर भी यही वैल्यू बन रही थी, तो इसका आंसर भी मेरा 1440 ही आएगा और इसका भी तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने आपको ये एक डिफरेंट चीज़ बताई है कि भाई सिंपल इंटरेस्ट में वो सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप जो है हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेस पर निकालते हैं तो वहाँ पर आपको अपना टाइम और रेट दोनों चेंज करना पड़ता है, बट ये चीज़ आपकी सिंपल इंटरेस्ट में अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल रहता है वो सिंपल इंटरेस्ट में हर बार सेम रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार हमारा प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। चाहे आप उसको 3-3 महीने पर भी कर रहे हैं तो वहां भी हर 3 महीने बाद आपका जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज मैंने आपको बिल्कुल करके दिखा दी है कि क्यों हमारा जो है इफेक्ट नहीं पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में किस तरीके से पड़ता है। तो ये आपका एक और टाइप था जो बच गया है। अब आपके टाइप वाइज ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से एग्जाम में बन सकते हैं सारे ही मैंने आपको जो है कराए हैं। तो अब हमारे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चलेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को खुद से करके देखेंगे, यानी आपका टेस्ट ये है ताकि आपको पता चले कि कितने अच्छे से आपने इस चैप्टर को समझा है, कितना कुछ आपने सीखा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जिसमें हमारा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि पर पहले वर्ष 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से और दूसरे वर्ष 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज लग रहा है, तो यदि 2 वर्ष के बाद मिश्र धन हमारा 1320 हो जाता है तो मूलधन कितना होगा। यहाँ हमें बताना है प्रिंसिपल। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें तो हमारा जो है रेट सेम रहता है, यहाँ पर अलग अलग है, तो उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका रेट अलग हो चाहे आपका रेट सेम हो, जो मेथड मैंने आपको बताया है वही मेथड आपको यूज करना है। तो सबसे पहले भाई हमारा है 10%, ठीक है, और दूसरे ईयर में क्या है हमारा 20%। तो हम अपना वही ऑलराउंडर वाला मेथड यूज करेंगे। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 1/10। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की वैल्यू होती है आपकी 1/5। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो परसेंटेज वैल्यू होता है उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो नीचे दोनों बेस में वैल्यू आधार में जो वैल्यूज होती हैं इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 5 50, और जो ये मल्टीप्लाई करके हमें मिलता है ये क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, आपको बताया हुआ है। तो अब यहाँ पर इस 50 रुपए पर 1/10 का जब ब्याज लगा तो वो ब्याज की कीमत कितनी हुई, 10 को जब आप करेंगे तो 5। ठीक है, अब इस 50 रुपए पर दूसरी साल के लिए कितना ब्याज लगा है, 1/5, क्योंकि दूसरी साल के लिए जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो चेंज हो गया। तो यहाँ पर कितना लगा 10। अब कहा जा रहा है कि भाई दूसरे साल क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो पहले साल के जो 5 रुपए हैं उन पर भी अगले साल ब्याज लगेगा 1/5 का। तो ब्याज कितने का लगेगा, 1 रुपए का। भाई 5 का जब मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 1 रुपया। अब क्वेश्चन में मुझे गिवन है मिश्र धन, यानी मुझे अमाउंट दिया गया। अब अमाउंट क्या होता है भाई, अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है 50 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बताया था कि जो ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज होती हैं ये होती हैं सिंपल इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इन सबका सम, यानी 10 और 5 15 एंड 1 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 16। तो यानी वैल्यू कितनी आई आपकी, ये आपकी वैल्यू आ गई 66 रुपए। ठीक है, तो यानी हमारा अमाउंट कितना है 66। अब ये अमाउंट तो हमने परसेंटेज से निकाला है 66, बट यहाँ पर हमें अपना फिक्स अमाउंट भी दिया गया है, कितना है 1320, यानी इस ये जो हमने 66 वैल्यू निकाली थी इस 66 की फिक्स वैल्यू क्या है 1320। जब 66 की वैल्यू 1320 है, हमें चाहिए 50 की वैल्यू, तो हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। कैसे, मैंने आपको बताया हुआ है कि भाई जिस चीज़ की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसकी करते हैं हम ऊपर मल्टीप्लाई, और जो ऑलरेडी गिवन होता है उसको करते हैं हम डिवाइड। अब 66 एंड 1320 दोनों ही आपके 11 से डिविजिबल हैं, तो 11 6 जा 66, और जब इसको करेंगे तो 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। ठीक है, अब 6 से ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना चलेगा आपका 20 × 50, तो यानी कितना आएगा 0001, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अब आप देख लो कितना इजी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आया हुआ है।
जितने भी टाइप मैं आपको कराती हूँ तो वो आपके जो है उसी चीज़ पर बेस्ड होते हैं बिल्कुल, कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये वैसे आपका जो है, जब भी हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं, तो मेरा बेसिकली आपको जो पढ़ाने का मोटिव वो यही रहता है कि कोई भी टाइप आपका ना छूटे। एग्जाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस चैप्टर से, वो सारे ही हम करें। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एक साथ इसीलिए कराए थे क्योंकि इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक क्वेश्चन, अगर रिसेंटली एग्जाम की बात करूं तो एक क्वेश्चन, या फिर किसी किसी टाइप, किसी किसी जो है शिफ्ट में दो क्वेश्चन बहुत रेयरली देखने के लिए मिले थे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बने थे इस टॉपिक से, तो इसीलिए मैंने इनको दोनों को जो है ज्वाइंट करा दिया। बट ये है कि एक एक क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन भी किसी चैप्टर से आ रहा है तो वो चैप्टर इंपॉर्टेंट ही है। उसमें ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये चैप्टर नहीं करना है, इसमें से तो एक ही क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलिए अब आपका आंसर आ चुका है कितना, 1000। तो अब ये क्वेश्चन मैंने एक मेथड से आपको कराया है, दूसरे मेथड से आप खुद करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37,500 पर 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए 2% रेट पर आपका जो है साधारण ब्याज। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको क्या निकालना है, सिर्फ इसमें साधारण ब्याज निकालना है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ठीक है, फॉर्मूला हमें यूज नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन करेंगे। तो अब आप एक बात बताओ, जब भी कोई चीज ओरिजिनल वैल्यू किसी भी चीज की या फिर किसी भी चीज की कंप्लीट वैल्यू, मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में कितनी बताई थी, अगर हम परसेंटेज के रूप में उसे मान के चलते हैं तो वो कितना होता है, वो होता है 100%। तो आपको यहाँ पर एक तरीके से 100%, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल भाई आपकी ओरिजिनल वैल्यू होती है। मिश्रधन क्या होता है, आप उसमें कुछ जोड़ के मिलता है ना, वो तो आपको, तो पहले शुरुआत में आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो क्या थी, वो थी आपका प्रिंसिपल 100%। तो जब भी आपको प्रिंसिपल दिया जाए तो इसका मतलब है कि आपको 100% की वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर हमारी 100% की वैल्यू क्या है, 100% की वैल्यू हमें दी गई है 37500, ये मुझे दिया गया है। अब मुझसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज निकालिए। तो हमने इस तरीके से भी क्वेश्चन एक किया था कि भाई साधारण ब्याज अगर हमसे पूछ रहा है तो साधारण ब्याज हमारा बेसिकली परसेंटेज की टाइम में मल्टीप्लाई करके जो आता है वही होता है साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज है हमारा 4 2 8, तो हमें निकालनी है 8% की वैल्यू। तो जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है, यानी जो हमें फाइंड करनी है उसकी करते हैं हम मल्टीप्लाई, और जो हमें गिवन होता है उससे करते हैं हम डिवाइड। 2 जीरो से हुई हमारी 2 जीरो कैंसिल, तो 375 मल्टी 8। तो अब हम इसके 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 8 ज़ा 40, 7 4 ज़ा 5 8 ज़ा 40, ठीक है, और 7 8 ज़ा 56, 56 और 4 करेंगे तो 60, 60 की 6 हो गया, 8 3 ज़ा 24, 24 और 6 होगा आपका 30, ठीक है। तो यानी 3000 आपकी जो है क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट इसमें आपका निकल के आया है। अब आप चाहें इस क्वेश्चन को फॉर्मूला बेस्ड कर लें या फिर इस तरीके से, अगर इस तरीके से करते हैं तो फिर फॉर्मूले से भी ज़्यादा आसान पड़ता है, ठीक है। तो अब फॉर्मूले से आप करके देखेंगे, एक मेथड से मैंने कराया है। वैसे तो आप जितने भी क्वेश्चन हम अब कर रहे हैं वो कम्प्लीटली आपको खुद ही करने हैं, तभी आपको पता चलेगा कि, क्योंकि अभी जब आप टाइप वाइज चीज़ों को करते हैं तो वहाँ पर हमें फिर भी चीज़ें काफ़ी ईजी लगती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में ये सेट रहता है ऑलरेडी कि हाँ ये वाला हमारा टाइप चल रहा है तो मुझे सिर्फ इसमें यही मेथड अप्लाई करना है। बट जब सारी चीज़ें मिक्स होकर हमारे सामने आती हैं तब पता चलता है कि कितने अच्छे से हमने इस चीज़ को पढ़ा है। अगर आप वहाँ भी चीज़ें जो है अच्छे से कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपने इस चैप्टर को सही ढंग से पढ़ा है, और अगर वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब फिर आपके क्वेश्चंस करने में या टाइप वाइज चैप्टर को पढ़ने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है, आपने वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं पढ़ी। तो इसीलिए जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं किसी भी चैप्टर के तो वहाँ पर आप उन्हें बिल्कुल खुद से करके देखिए, ताकि आपको पता चले कि कितने अच्छे से आपने इस चीज़ को सीखा है। चलिए अब आंसर हमारा आ गया है 3000। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3280 है रुपए है, तो मूल राशि क्या होगी। तो यहाँ पर आपको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 3280, और हमसे पूछा जा रहा है मूल राशि। तो इस क्वेश्चन को आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो जैसे भी आपको सही लगे। अब देखो 2 वर्ष की बात हो रही है, ठीक है, तो 2 वर्ष के लिए हम वही, अगर आपको ईयर टाइम जो है कम दिया जाए कि 2 वर्ष 1 वर्ष, तो फिर आप अपना सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपकी ईयर बढ़ जाते हैं तो वहां पर आप अपना ऑलराउंडर वाला मेथड यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आपकी ईयर्स बढ़ जाएंगी तो फिर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू भी जो है बढ़ जाएंगी, ठीक है।
अब यहाँ पर 5% है, तो सबसे पहले 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 5% की होती है 1/20। ठीक है, तो अब 2 साल की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल और अमाउंट, तो पहले साल था प्रिंसिपल 20 रुपए। अब ये होता है नीचे वाला प्रिंसिपल और ऊपर वाला एक तरीके से होता है हमारा इंटरेस्ट। तो जब 20 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट लगेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 21। 2 साल की बात हो रही है, पहले साल ये प्रोसेस रहेगा तो दूसरे साल भी सेम ही रहेगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। 20 की जब आप 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 400, और 21 की जब 21 में करेंगे तो ये आएगा आपका 441। अब देख लेते हैं कि आपको दिया गया क्या है। कि आपको दिया गया है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो है आपका 3200, तो यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो आपको दिया गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारा निकला है 41, बट इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है? इसकी ओरिजिनल वैल्यू है 3280। हमें निकालनी है मूल राशि। मूल राशि क्या है हमारी? मूल राशि है हमारी 400, तो हमें मूल राशि बतानी है। तो वही कि भाई जो हमें फाइंड करना होता है उसकी करते हैं हम ऊपर मल्टीप्लाई, और जो हमें ऑलरेडी गिवन होता है उसको लिखते हैं हम नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर 41 का टेबल तो मुझे आता नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 41। ठीक है, अब 41, अब यहाँ पर अगर आप चारों ऑप्शन चेक करेंगे कोई भी ऑप्शन आपका पॉइंट में नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये ऊपर वाली वैल्यू को एग्जैक्ट डिवाइड कर रही होगी। अगर यहाँ पर मेरा ऑप्शन जो है पॉइंट में होता तो इसका मतलब था कि ये डिवाइड वैल्यू इसको पूरी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रही, क्योंकि ऑप्शन ना तो अप्रॉक्स में कोई लिखा हुआ है ना पॉइंट में है, तो इसका मतलब है कि ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रही है। तो अब आप एक बात देखो, 41 टेंजा कितने होंगे भाई? 41 की अगर 10 में मल्टीप्लाई 410 आएगा। अब ये वैल्यू है 410, यानी ये 41 वनजा से लेकर टेंजा के बीच में 10 में कहीं आ रही होगी। तो अब पहले वैल्यू क्या है भाई? 41 की यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो अगर 1 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगी? इसकी यूनिट डिजिट मिले 8 की मल्टीप्लाई। तो जब आप 41 में 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 8 32। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये कितना टाइम चलेगा? 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका लिखा 8 × 400, तो इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आया? 00, और 8 4 जा हमारा आया 32। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक जीरो और है, तो यहाँ पर भी हमारी एक जीरो और लगेगी, यानी आंसर हमारा क्या आएगा? 32,000 आपका आंसर आ गया है। अब डिवाइड आप इस तरीके से थोड़ा सा जो है कॉमन सेंस यूज करके भी आप डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसको फिर डिवाइड करने ही बैठ गए या मल्टीप्लाई ही आप कर रहे हैं। तो आप अपने ऑप्शंस को हमेशा, कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, तो आप अपने ऑप्शंस को हमेशा एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारे ऑप्शन से ही हमारा आंसर सॉल्व हो जाता है। तो अगर जैसे मुझे यहाँ पर ऑप्शन देख के पता चल गया कि भाई मेरी जो भी वैल्यू है वो फिक्स वैल्यू आनी है, कंप्लीट वैल्यू, कोई पॉइंट वगैरह में डेसिमल में नहीं आना, तो इस चीज का तो यही मतलब है ना कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली को कंप्लीटली डिवाइड कर रही होगी। चलिए, अब आंसर हमारा आ गया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, 12,000 रुपए पर 9 महीने के लिए 20% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें इसमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज त्रैमासिक है, यानी त्रैमासिक का मतलब 3-3 महीने पर दिया जा रहा है, यानी क्वार्टरली ब्याज है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो अब आप एक बात बताइए, जब 9 महीने का आपके पास टाइम है, ठीक है, अब यहाँ पर आप वो मत करने बैठ जाना कि 9 महीने का टाइम है। ठीक है, हमसे कहा गया था कि त्रैमासिक में तो 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपने यहाँ कर दिया और आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, गलत। तो यहाँ पर आपका तो 36 आ जाएगा, तो 36। अब यहाँ पर इतना लंबा तो क्वेश्चन होने से रहा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना है। अब सोचना क्या है कि टाइम आपका महीने में दिया गया है, 9 महीने। अब त्रैमासिक का मतलब क्या होता है? त्रैमासिक का मतलब होता है कि हर 3 महीने में आप जो है अपना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यानी पहले आपने 3 महीने में किया, फिर आपने 3 महीने में किया, फिर आपने 3 महीने में किया, यानी इस 9 महीने को आपने कितनी बार में पे किया है? आपने 3 बार में पे किया है भाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो कितनी बार किया? 3 बार। तो यानी आपका टाइम क्या रखा जाएगा? 3 रखी जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर आपके माइंड में ये वाला भी डाउट जरूर आया होगा, तो फिर यहाँ पर वो 4 ईयर वाला अप्लाई क्यों नहीं हुआ? सॉरी, 4 मल्टीप्लाई वाला क्यों? क्योंकि वो यूज होता है हमारा साल के लिए। जैसे 1 साल है तो हम 1 में 4 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक तरीके से हमने 1 साल के ब्याज को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर अगर वो चीज आप अप्लाई करना चाहें तो देखो,
सबसे पहले तो महीने को करो ईयर में कन्वर्ट। तो जब 9 महीने को आप ईयर में कन्वर्ट करोगे तो आप क्या लिखोगे, 12 से डिवाइड करोगे। तो ये आपका कितना आएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। अब ये आया है 3/4 ईयर। अब हम इस 3/4 ईयर को जो है आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्वार्टरली में हम 4 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो जब आप करेंगे तो इसका आपकी वैल्यू क्या आएगी, 3। तो इतनी मेहनत करने की हमें क्या ज़रूरत है कि हम पहले इसको ईयर में चेंज करें, उसके बाद हम इसको 4 में मल्टीप्लाई करें। जब मुझे दिख रहा है कि भाई 9 महीने दिए गए हैं और मुझे त्रैमासिक में देना है कि हर 3 3 महीने में देना है, तो इसका मतलब 9 महीने के जो वैल्यू है मुझे उसको 3 3 बार में यानी टोटल 3 बार में पे करना है, ठीक है, या 3 बार उस पर मुझे ब्याज देना है। अब टाइम कितना हो गया आपका, 3, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका प्रति वार्षिक दिया गया है यानी प्रति वर्ष। तो यहां हम करेंगे अपना 4 से डिवाइड। रेट कितना दिया गया है, रेट दिया गया है हमें 20%। तो इसको हम करेंगे 4 से डिवाइड। तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20। रेट की वैल्यू हो गई हमारी 5, क्योंकि यहाँ पर प्रतिवर्ष। अगर यहाँ पर भी वो टाइम को 9 महीने ना लिख के 9 साल लिख देता तो फिर वहां भी हम 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। क्यों नहीं किया है वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे दिया गया है 12,000 रुपए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना सेकंड वाला मेथड अप्लाई नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 1/20। 20 की तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, 8,000 आ जाएगा। बट 21 की जब हम 3 बार करेंगे मल्टीप्लाई, 21 मल्टी 21 मल्टी 21, तो वहां पर हो जाएगा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा। तो इसलिए हम यहाँ पर अपना तीसरा वाला मेथड यूज करेंगे जो थर्ड वाला था। अब थर्ड वाला मेथड क्या था भाई, समय 3 बार में हमें पे करना है। तो यहाँ पर हम 3 ही ये बनाते हैं, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हर साल सेम है, तो 1/20 वैल्यू है, तो हमने लिख ली 1/20, 1/20 एंड लास्ट वन इज 1/20। अब यहाँ पर तो हमें ऑलरेडी प्रिंसिपल गिवन है, तो मुझे इनके बेस की मल्टीप्लाई करने की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना लिखेंगे 12000 यानी हमारा 12,000 है, ठीक है। तो अब इस 12,000 रुपए पर पहले 3 महीने के लिए ब्याज कितना लगेगा, 20 को करेंगे हम 12,000 से डिवाइड, तो कितना आएगा आपका 600, ठीक है। भाई जब 12,000 को हम डिवाइड करेंगे 1/20 से, तो 0 से 0 आपकी कैंसिल होगी और 2 6 12, ठीक है। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये बिल्कुल मुझे यहाँ पर डिवाइड करने की तो ऐसे जरूरत है नहीं। अब सेम ऐसे ही 12,000 रुपए पर अगले 3 महीने के लिए कितना ब्याज लगेगा, अगले 3 महीने के लिए भी 600 ही रहेगा और लास्ट 3 मंथ्स के लिए भी। अब ऊपर वाला होता है सिंपल इंटरेस्ट, बताया हुआ है आपको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज। तो अगले 3 महीने के लिए आपके ये जो पिछले वाले 600 रुपए हैं इन पर भी ब्याज लगेगा, यानी 600 रुपए पर 1/20 का 1/20 का हमारा लगेगा ब्याज। तो जब हम इस पर ब्याज लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 600 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब अगले वाले जो हमारे लास्ट वाले जो 3 मंथ्स हैं इन पर हमारा जो ब्याज लगेगा वो हमारे इन दोनों 3 3 महीने जो हमारे ब्याज आए हैं उनके टोटल पर भी ब्याज लगेगा। तो ये कितने हुए, 6 और 6 हो गए 12, 12 और 30 यानी 1230। तो हमारे 1230 पर भी कितना ब्याज लगेगा, तो 1230 रुपए पर 1/20 का ब्याज लगेगा। तो ये कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 6 या 12, 61.5। तो यानी अगले 3 महीने के लिए हमारा ब्याज हो गया 61.5, ठीक है। अब ये होता है, मैंने आपको बताया सिंपल इंटरेस्ट, नीचे वाला होता है दोनों का डिफरेंस, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा आपका ये पूरा टोटल। तो ये पूरा टोटल आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था चक्रवृद्धि ब्याज। तो कहने का मतलब है हमें ये सारे सम करके बताने हैं। तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, ये होगा आपका 600 प्लस 600 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 61.5। तो ये हो जाएगा हमारा 1800 प्लस 0.51 और ये हो जाएगा 6 और 3 9, तो यानी 1891.5 रुपए। तो ये आपका निकला कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और आंसर भी हमारा आ गया है, ठीक है। तो अगर आपके टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है भाई 3 साल 4 साल, तो फिर आप इसी मेथड का, या 3 या 4 में हमारा टाइम जो है वो डिवाइड हो गया है या कन्वर्ट हो गया है, तो फिर आप अब इसी मेथड का यूज़ करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपना वो 20 वाला मेथड लगाते तो फिर वहाँ पर हमारी थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर 20 मल्टी 20 मल्टी 20 जब कर, सॉरी 21 मल्टी 21 मल्टी 21 करते तो वहाँ पर फिर हमारा आंसर जो है
लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। तो बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ करना है मेथड वो ये वाला है, लास्ट वाला। उससे कम अगर जो यूज़ करना है, यानी जहाँ पर हमारी कैलकुलेशन लग रहा हो हमें इतनी टिपिकल नहीं बनेगी या टाइम हमें कम दिया गया है, तो सेकंड वाला। और रेयरली यूज़ करना है आपको फार्मूला मेथड, ठीक है। फार्मूला तो आपको, क्योंकि फार्मूला ये है भूल भी सकते हैं, तो यहाँ ये जो दोनों मेथड हैं ये आपके जो है ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो भाई जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं, तो इनसे आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। तो जिस तरीके से मैंने आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही क्वेश्चन, इवन उनसे इजी ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। कोई ज़्यादा टिपिकल या ऐसे क्वेश्चन नहीं कि भाई हमने नहीं पढ़ा। और ये मैंने हर शिफ्ट से क्वेश्चन लिए, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर एक शिफ्ट से तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि भाई जब एक शिफ्ट में क्वेश्चन ही एक आ रहा है, तो मैंने हर शिफ्ट के जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर इसमें लिए हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा एग्जाम भी जो है पेपर इसी तरीके का क्वेश्चन हमें देखने के लिए अपने एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। बस ये है कि ऐसा नहीं है जरूरी कि इस बार एक एक क्वेश्चन आया है अगली बार भी ऐसे ही हो सकता है अगली बार दो आ जाए, तो ये फिक्स नहीं होता। इसलिए अगर आपके सिलेबस में कोई भी चैप्टर दिया हुआ है तो आप उसको अच्छे से ही पढ़िए। यहाँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट चैप्टर अपना जो करेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आते हैं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि इस चैप्टर से अगली बार भी एक आए, क्या पता अगली बार दो आ जाए, तीन आ जाए। तो इसीलिए अगर आपके सिलेबस में कोई भी चैप्टर दिया हुआ है, मैथ्स एंड रीजनिंग या कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी टॉपिक आपका दिया हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल प्रॉपर सही ढंग से ही पढ़िए। माइंड में ये लेके बिल्कुल मत चलना कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आए थे अगली बार, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जो हर बार चीजें आ रही हैं वो स्किप कर देता है एग्जामिनर, क्योंकि बच्चों के माइंड में तो वही सेट रहता है कि भाई हर बार ये आ रहा है, इस बार इसको स्किप कर देते हैं। और जो चीज़ें जो है हम छोड़ देते हैं उन वही एग्जाम में हमें फिर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो कोई भी चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप उसको प्रॉपर ढंग से ही पढ़िए, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए बात कर लेते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से एक राशि कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। तो साधारण ब्याज की दर से बात हो रही है, क्वेश्चन ऑलरेडी हम इस टाइप का कर चुके हैं। अब दिया गया है कि कितने वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी, यानी अगर आपका प्रिंसिपल 1 रुपए था तो वो 1 रुपए आपका क्या बन जाएगा, 3 रुपए बन जाएगा, ठीक है। अब कितने वर्ष में, यानी समय हमें बताना है कि कितना समय लगेगा इस 1 रुपए को 3 रुपए बनने में। तो आप एक बात बताइए, 1 रुपए पर कितने रुपए का ब्याज लगा होगा कि वो 3 रुपए बने होंगे, 2 रुपए का ब्याज। भाई 1 रुपए पर 2 रुपए ब्याज लगा तो वो 3 रुपए बन गए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या है, एसआई हमें पता है 2, ठीक है। प्रिंसिपल हमें पता है 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कितना, 25%। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम की वैल्यू हमें सिर्फ फाइंड करनी है। तो जब हमें सारी चीजें पता है, सिर्फ एक चीज मिसिंग है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टाइम का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, टाइम होगा हमारा SI मल्टी 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टी रेट। SI कितना है हमारा 2, ठीक है, मल्टी 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है हमारा 1, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया गया है 25%। तो सिंपल है, अब 25 से आप 100 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना चलेगा, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 मल्टी 4 यानी कि 8 ईयर्स। तो हमें कितना समय लगेगा 3 गुना करने में, हमें लगेगा 8 साल का समय। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन को करने में, तो आपको काफी इजी सा क्वेश्चन है। तो इतने इजी इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इसीलिए कोई भी सब्जेक्ट हो अपना लेवल थोड़ा सा अप करके चलो, यानी जितना आपके एग्जाम का लेवल, अगर आप ऑलरेडी उसको थोड़ा सा बढ़ा के चलोगे तो फिर आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अपना वहीं उसी लिमिट पे खुद को सेट कर लोगे कि ना इससे ज्यादा पढ़ना है ना कम, तो फिर प्रॉब्लम होनी ही है। क्योंकि आज के टाइम में किसी भी एग्जाम का कोई फिक्स लेवल नहीं रहा है। अगर आप यूपी पुलिस या किसी भी चैप्टर कोई भी आप एग्जाम ले लीजिए, अगर आप उसको जो है प्रीवियस कुछ 5-10 साल पहले के क्वेश्चन करो, तो आप देखोगे कितना डिफरेंस हो चुका है आज के एग्जाम में और आज से 5-6-7 साल पहले के एग्जाम में। तो लेवल बहुत बढ़ चुका है। आज के टाइम में जो जीएस वगैरह आती है उसको तो आप कह ही नहीं सकते, आपको यूपी पुलिस में ऐसी देखने के लिए मिल जाएगी कि क्या है, इंस्पेक्टर लेवल के एग्जाम या एसआई वगैरह के एग्जाम होते होंगे। तो एग्जाम का कोई ऐसा लेवल नहीं रहा है। तो इसीलिए बिल्कुल भी अपने माइंड में ये मत लेके चलो कि ये एग्जाम है मेरा तो इसमें तो सिर्फ मुझे इतना ही पढ़ना है। थोड़ा सा तो एटलीस्ट उसको आप अपना बढ़ा के चलो, क्या क्या जिससे कि आपको एग्जाम में किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आंसर आपका आ गया है 8 ईयर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 25,000 रुपए की राशि यदि क्रमागत वार्षिक के लिए ब्याज दर क्रमशः 4% और 5% होगी, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, वार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए राशि आपको दी गई है,
ठीक है, और आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साल में चेंज हो रहा है। अब चारों ही वैल्यू जो है हमारी जो प्रिंसिपल है उससे ज्यादा है, तो यानी हमें क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं है थोड़ा सा कि भाई हमें क्या निकाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बट थोड़ा सा हमें क्लियर नहीं है कि हमें क्या फाइंड करना है। तो ऑप्शन से ही पता चल गया भाई, जब चारों ऑप्शन मेरे प्रिंसिपल से ज्यादा है तो ऑब्वियसली मुझे क्या निकालना होगा, हमें हमें अमाउंट ही निकालना होगा। तो भाई अब यहाँ पर आपके पहले साल के लिए है 4% और दूसरे साल के लिए है 5%। तो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4% की होती है 1/25, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। ठीक है, तो 1/20। अब वही हम अपना मेथड यूज करेंगे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए। तो पहले ईयर के लिए है 1/25 और दूसरे के लिए है 1/20। अब क्या गिवन है हमें, 25,000, तो हमें प्रिंसिपल गिवन है तो लिख लेंगे। तो यानी इस 25,000 पर पहले साल क्या ब्याज लगा होगा, 1/25 का, तो यानी कितने रुपए ब्याज हो गया, 1,000। अब अगले साल लगा है 1/20 का 25,000 पर, तो जब 25,000 का आप 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा आपका 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो 1,250। ठीक है, अब ये तो हो गया दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट। बट हमें क्या बताना है, हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस 1,000 रुपए पर भी ब्याज लगेगा 1/20 का। तो 1,000 रुपए पर जब हम 1/20 का ब्याज लगाएंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारा, वो होगा हमारा 50 रुपए। ठीक है, 1,000 को जब आप 1/20 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। तो हमें बताना है अमाउंट। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो भाई अमाउंट हमें बताना है। अब प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल था हमें, मूलधन था हमारा 25,000, प्लस अब ब्याज कितना मिला है हमें, अब वो भी देख लेते हैं भाई। 1,000 था पहले साल और दूसरे साल हो गया हमारा 1,300। क्यों, क्योंकि भाई 2500 ये था हमारा और उसके बाद हमारा कितना 50 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो हमारा यानी कितना हुआ, सॉरी 2500 नहीं, ये हो गया 1,250, और फिर उसमें 50 रुपये जब और एक्स्ट्रा लगा तो वो कितना हो गया 1,300। ठीक है, तो यानी हमारा CI कितना है, 1,000 प्लस 1,300। तो इस टोटल को जब हम सम करेंगे तो ये आएगा आपका 25,000 प्लस 1032। तो ये आंसर आएगा आपका 00372। तो यानी 27,300 रुपये आपका क्या आया है, अमाउंट आपका निकल के आया है। तो आंसर भी क्या हो गया हमारा 27,300। ठीक है, तो इस तरीके से बस ये ध्यान रखना कि ऊपर वाला जो होता है SI और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है सबका सम, बस इतनी चीज को जो है ध्यान रखना। और ये जो नीचे वाला होता है ये क्या होता है, डिफरेंस। तीनों ही चीजें मैंने आपको वैसे काफी अच्छे से क्लियर कर दी हैं कि क्या चीज हमारी किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। तो आंसर आपका आ गया है। तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टाइम आपको कुछ ईयर्स का दे दिया जाता है और फिर आपको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज पर 20 वर्ष के लिए एक धनराशि 4 गुनी हो जाती है तो दर हमें बतानी है। ठीक है, ब्याज की दर क्या होगी वो हमें बतानी है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, समय दिया गया है 20 वर्ष का, और इस 20 वर्ष में क्या हो रही है, ये 4 गुना हो जाती है। तो हमें बतानी है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा। तो यानी कहने का मतलब था, पहले था प्रिंसिपल उसके बाद अमाउंट, अब ये 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 4 गुना, यानी 4 रुपए हो गया। तो जब 4 रुपए 1 रुपया हो गया तो ब्याज कितने का लगा होगा, तो SI लगा होगा हमारा 3 रुपए का। ठीक है, तो अब SI भी मुझे पता है, SI कितना है हमारा 3, प्रिंसिपल हमारा कितना था 1, टाइम हमारा कितना है 20 ईयर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आसानी से अपना निकाल सकते हैं, सिर्फ एक ही चीज हमारी मिसिंग है। तो इसका फॉर्मूला भी हमारा वही होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल होगा SI मल्टी 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टी टाइम। तो SI कितना है हमारा 3 मल्टी 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना था 1, और टाइम कितनी बात हो रही थी, टाइम हो रही थी 20 ईयर्स की बात। तो 20 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये चलेगा आपका 5 और 5 3 ज़ा 15, यानी 15% का आपका क्या लग रहा है ब्याज। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आया है 15%। ठीक है, सिंपल एंड इजी क्वेश्चन है। तो आंसर हमारा आ गया है। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3,000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 6,000 हो जाती है तो 4 वर्ष में वह ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है,
तो हमें बताना है 4 वर्ष के बाद हमारा ब्याज कितना रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो भाई 3,000 रुपए की राशि है, तो वो कितनी हो गई, 6,000। अब मैंने आपसे कहा था कि इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो यानी एक और ये क्या आया, 2। ठीक है, यानी 1 रुपया बढ़ के कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। ठीक है, अब समय कितना लगा है इस चीज में, 2 साल लगे हैं, यानी 2 ईयर्स में क्या हुई, 2 की पावर 1 हो गई। ठीक है, 2 ईयर, 2 साल लगे 2 की पावर 1 होने में। मैंने कहा था कि इसको हम पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो अब यहां से हमें क्या पता चला कि 2 साल में पावर कितनी हुई है, 1 हुई है। अब आगे कह रहा है कि 4 साल में कितनी हो जाएगी। भाई 2 साल में पावर 1 हुई है, तो 4 साल में पावर कितनी होगी। अब इस 2 साल को 4 साल बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करी होगी, भाई 2 की मल्टीप्लाई करी होगी। तो इस एक में भी कितने की मल्टीप्लाई होगी, 2 की, यानी 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की पावर हो जाएगी हमारी 2। तो यानी कितने गुना बढ़ गया हमारा, 4 गुना बढ़ गया है। अब 4 गुना बढ़ने का मतलब है कि शुरुआत में हमारा प्रिंसिपल कितना था, शुरुआत में था हमारा 3,000, तो 3,000 से कितना बढ़ गया, 4 गुना बढ़ गया। तो 3 4 यानी अमाउंट हमारा कितना हो गया है, 12,000 हो गया है। ठीक है, बट क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है कि ब्याज कितना हुआ है। तो जब अमाउंट हमारा 12,000 है और प्रिंसिपल हमारा 3,000 है, तो हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हमारा होगा 12,000 माइनस 3,000, तो कितना होगा हमारा CI, 9,000। क्लियर है, तो आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया, 9,000। ये वही मेथड है जो मैंने आपको बताया था पावर वाला, बस हल्की सी लैंग्वेज क्या चेंज की है कि यहाँ पर इन्होंने हमसे कितने गुना पूछ लिया और वहां पर हमसे टाइम पूछा जाता है और हमसे दिया हुआ होता है कि इतना गुना है। सिर्फ कुछ नहीं, सिर्फ हमने उसी को चेंज करके लिख दिया कि भाई जब हमारा 2 की पावर 1 हुई है कितने समय में, 2 साल में पावर 1 हुई है, तो 4 साल में पावर कितनी हो जाएगी। जब इस 2 साल में पावर 1 हुई है, तो 2 को 4 बनाने में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि पावर कितनी हो गई, 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब है 4, तो कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम काफी सारे कर चुके हैं इस चैप्टर के। ठीक है, एक एक दो दो क्वेश्चन ही आता है, किसी किसी शिफ्ट में तो आया भी नहीं है, कोई कोई शिफ्ट ऐसी भी रही है कि जिसमें बिल्कुल भी नहीं आया क्वेश्चन। बट ये है कि जब एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ रहे हैं किसी ना किसी शिफ्ट में, और काफी सारी में आए हैं, रेयरली कोई शिफ्ट रही होगी जिसमें कि नहीं आए, वैसे सभी में आए हैं, तो इसका मतलब कि आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है और आपको करना है। टाइप वाइज काफी अच्छे से ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लिए हैं। तो अब आप जो है बताएंगे कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।